एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके. राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम. Yes, it is possible. It is possible to change your medium, and by changing your medium from Hindi medium to English medium, you can definitely increase your chances of getting into the civil service examination manifold. अभी ये जो एडिटोरियल है, what is the debate around Article 370, right? Everyone must have understood, right? Everything, right? I think everybody must have heard about this Article 370, right? And those who are starting their, actually UPSC preparation, they must have heard that what is Article 377, right? Article 370 related with the Jammu and Kashmir, right? So it was scrapped on August 5th 2019. So what is the debate around it, right? What is the debate around it? मतलब जो Article 370 है जिसको हटा दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था, वन विद लेजिस्लेचर एंड वन विदाउट द लेजिस्लेचर, राइट? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सम आर्ग्यूमेंट हैव स्टार्टेड, ठीक है ना, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है. अब उसमें क्या लीगैलिटी है, जो लीगैलिटी मतलब लीगल इशू क्या क्या है इसमें, उसको सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है. तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है बहुत सारे डिकेड्स से इंडिया में, ठीक है, और सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, उनको लगता है कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं द हिंदू नहीं पढ़ सकता, दी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं पढ़ता. पढ़ सकते हो आप, ठीक है. यू जस्ट स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. ओके, द मोर यू लिसन द मोर योर माइंड विल गेट वायर्ड एंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन इंग्लिश. यू विल slowly try and understand English, right? And then you see your confidence will start building up and you would start reading things, right? And hence your chances in the civil service examination, right, will definitely improve. So this lecture will be like mix of Hindi and English so that you can try and understand and can listen English more and more, right? Because you can read this editorial from anywhere. There will be many YouTube channel or you can read things from like so many sources, right? But here the purpose is to strengthen the Hindi medium student, right? जैसे कि आप अपने मीडियम को चेंज कर सकें. सो हाउ वी कैन रीड एंड हाउ वी कैन स्टार्ट. तो एक जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकता है, जैसे उसने फर्स्ट टाइम सपोज करो कि किसी बंदे ने पढ़ा कि व्हाट इज दी, सो व्हाट मीन्स आपको पता है, हाँ व्हाट मीन्स होगा क्या है ना. व्हाट इज द डिबेट, तो डिबेट मतलब होता है वाद विवाद या क्या इशू चल रहा है, ठीक है ना, अराउंड आर्टिकल 370. तो जैसे ही आप आर्टिकल या किसी भी एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करें, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग द हेडिंग. वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और डिकोड द मीनिंग ऑफ द हेडिंग, you are like somewhere able to understand that what this particular editorial or article is going to talk about, right? You would be able to get to know about the subject. All right, so here article 370, okay, so means whatever the debate which is going on with respect to the article 370. अभी आपको ये मत समझ के with respect to means क्या होता है. जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कभी इसको सुन रहा है, राइट, सो डोंट थिंक यार मेरे को सब कुछ नहीं आता, पहले मेरे को इंग्लिश की ग्रामर सीखनी है एंड एवरीथिंग, राइट. यू जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. एटलीस्ट आप जस्ट इंग्लिश को सुनो, जस्ट एंजॉय द लिसनिंग. क्या एक बार सुन के तो देखते हैं कि क्या होता क्या एक्चुअली. इतना जो झूठ बाहर फैला हुआ है कि नहीं इंग्लिश मीडियम तो बिल्कुल कर नहीं सकते हिंदी मीडियम, इज इट रियली द ट्रूथ or it is something like that. और ये मेरे अंदर एक fear है that is not letting me to come out of that particular zone and start preparing for this examination in English medium, right? So what is the debate around article 370? तो article 370 के आसपास क्या debate इस समय अपने देश में चल रही है, which is very very important for a civil service aspirant as long as आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है, राइट. सो हियर द अनदर लाइन इज दैट व्हाई इज हिस्ट्री एज मच एज लॉ. व्हाई इज हिस्ट्री, तो एक वर्ड है हिस्ट्री. व्हाई इज हिस्ट्री एज मच एज लॉ dominating discussions, dominating discussions, right? अब क्या है कि why is history, why means क्यों. तो history मतलब इतिहास, मतलब जो 1947 से स्टार्ट हुआ ये बेसिकली कहानी, ठीक है. तो ये तो समझ लो हो गई हिस्ट्री की 1947 से लेके as much as जितना की लॉ भी है, राइट. Why is history as much as law? तो जितना इंपॉर्टेंट इसमें लीगल इश्यूज हैं उतना ही इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री भी है. इसी वजह से लॉ जो है, लॉ सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसके जो डिस्कशंस चल रहे हैं. मतलब आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो लीगैलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल 370 की बात की गई है, तो वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास जो डिस्कशन चल रहा है. तो लॉ से रिलेटेड क्यों है ये इतना ज्यादा, उसके बारे में देखेंगे इसमें, ठीक है.
कि ये क्यों, तो ये यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले स्टोरी क्या थी, अभी तक ये हुआ क्या क्या, फिर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था, राइट, वाई जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस, राइट। उसके बाद क्या है, वॉज द एक्सेशन टेम्परेरी, जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक्सीड किया गया तो वो टेम्परेरी था या वो परमानेंट था, या जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें क्या था, कौन सी शर्तें थी, किस वजह से हुआ। Then what are the features of Article 370? What are the most important thing in the Article 370, right? वो ABC करके देखेंगे उसमें कौन कौन सी थी। फिर क्या है, How was the special status removed? जो कि 5th of August 2019 को जो एक स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो किस तरीके से हटाया गया, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड बाय, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल थे जिनमें अमेंडमेंट करना पड़ा, राइट। जम्मू कश्मीर की जो वहाँ पे असेंबली थी या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको किस तरीके से देखा गया, ठीक है। रूल था इसमें प्रेसिडेंट का, वो हर एक चीज़ को इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया। तो हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट आर द लीगल इश्यूज। अब जब ये हो गया है, now since it has been abrogated, like the article 370 has been abrogated on August 5th 19 so अब उसके बाद इसमें क्या लीगल इश्यूज क्या रहे हैं, जब ये 2019 को 5 अगस्त 2019 को जब इसको स्क्रैप कर दिया गया आर्टिकल 370 को, तो अब इसमें लीगल इश्यूज क्या क्या हैं, व्हाट आर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व, जो कि कोर्ट में जिसके बारे में बहस चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, राइट। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हाँ ये हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हैव पेशेंस एंड ट्राई टू चेंज योर मीडियम, बी वेरी रूथलेस, बी 100% practical towards your goal, give 100% attention and dedication towards this goal, otherwise it is better to leave the preparation and not to waste your time and energy, finances, anything, right. If you are preparing, try to prepare this particular examination in English medium, okay. So here we have understood, right, why is history as much as, as much as का मतलब होता है जितना की, right. So why is history as much as law dominating discussions, ठीक है। हिस्ट्री भी उतना ही ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370 के बारे में जब डिस्कशन चल रहा है। सो नाउ व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्वड इन द लीगल चैलेंजेस, तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो लीगल चैलेंज में, मतलब जो लीगली चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, किस चीज से संबंधित, रिमूवल ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया तो उससे रिलेटेड जो लीगल चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। कुड इट हैव बीन यूनिलेटरली रिमूव, तो यूनिलेटरी मतलब होता है एक तरफा, यूनिलेटरी तो यूनी मतलब जैसे यहां से ये लिखा है ना यूनी, तो यूनी मतलब होता है सिंगल, मतलब एक, लेटरली, ठीक है। तो यूनिलेटरली मतलब क्या, इसको सिंगल हैंडेडली, एक तरफा, मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहे इंडियन गवर्नमेंट वही रिमूव कर सकती है, या इसमें जो रोल है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का वो क्या था, ठीक है ना। तो क्या अब यहां पर लिखा कुड इट हैव बीन यूनिलेटरली रिमूव, तो क्या इसको अकेले रिमूव किया जा सकता था, क्या इसको अकेले रिमूव किया जा सकता था, तो कुड इट हैव बीन मतलब किया जा सकता था, राइट। ऐसे करके when you start listening and understanding, surely your understanding will improve, right. So let us understand what is the story so far, okay. So this is going to be a mix of English and Hindi, okay. So the ongoing arguments before Constitution Bench of the Supreme Court on the abrogation of Jammu and Kashmir special status under Article 370 throw considerable light on the history behind the unique status enjoyed by the state until August 2019 when the center removed it. So here what it is being said that whatever the arguments that are going on in the Supreme Court with respect to the or relation to the abrogation or scrap or deletion of the Jammu Kashmir's special status under Article 370, that actually throws a huge light, right, on the history, that what was the history, okay, how it is related with the history, what kind of provisions were made, right. So all these things, and it was given a unique status, okay, that was enjoyed by the state until August 2019 when the center removed it, okay. सो हिंदी में इसका मतलब है कि जो अभी जो ऑनगोइंग जो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में, जो कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो हिस्ट्री है, मतलब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से जब ये जम्मू कश्मीर का प्रसंग आया, ठीक है ना, तो उसको एक यूनिक स्टेटस दिया गया। तो वो यूनिक स्टेटस जब तक की अंटिल लिखा ना, जब तक की, अंटिल मिस होगा जब तक की, अगस्त 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्पेशल स्टेटस या यूनिक स्टेटस को रिमूव नहीं कर दिया, ठीक है। उसके बारे में ये स्टोरी है अब तक है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाई वाज जम्मू एंड कश्मीर गिवन स्पेशल स्टेटस, अब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था। सो जम्मू एंड कश्मीर वाज अकॉर्डेड, तो आई एम रीडिंग इट आल्सो फॉर यू, राइट, दिस इज जस्ट ओनली फॉर द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, राइट, आई एम रीडिंग इट फॉर यू सो दैट यू शुड नो दैट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, राइट। जम्मू एंड कश्मीर वाज अकॉर्डेड मतलब गया, अकॉर्डेड मतलब दिया गया था, गिवन, राइट। जम्मू एंड कश्मीर वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसी परिस्थितियां थी, सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसी, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया था क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी in which it
एक्सीडेड टू इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ वैसे ही उसके उसके लगभग लगभग तुरंत बाद ही जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत में एक्सीड हुआ, मिला। अब कुछ शर्तों के साथ मिला। अब क्या थी वो? सैंडविच। सैंडविच मतलब क्या था? दो चीजों के बीच में दबी होगी। जैसे आपने सैंडविच देखी है ना? तो आपके पास क्या होता है? दो ब्रेड्स होते हैं, उसके बीच में एक मैगालू टिक्की काइंड ऑफ थिंग्स होती है ना। सो वही था जम्मू एंड कश्मीर। इधर था इंडिया, एक तरफ था पाकिस्तान, उसके बीच में था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस हिसाब से क्या लिखा है? सैंडविच्ड। सैंडविच मतलब दो चीजों के बीच में दबा हुआ, राइट? तो सैंडविच बिटवीन द टू न्यू डोमिनियंस। तो डोमिनियंस मतलब आप समझ सकते हैं, आप अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे समझ सकते हैं? जो दो नए देश, ठीक है ना? तो सैंडविच बिटवीन द टू न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया जो दो नए देश बने थे उस वक्त 1947 में, राइट? द स्टेट डिड नॉट मेक एन इमीडिएट डिसीजन ऑन विच कंट्री टू ज्वाइन। तो जो ये स्टेट है यहाँ पर, मतलब किसकी बात की जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, उसने उस वक्त कोई जो है जल्दी से इमीडिएट डिसीजन नहीं बनाया, कोई निर्णय नहीं लिया कि किस कंट्री को ज्वाइन करूं, इंडिया या पाकिस्तान, राइट? एज इट हैज वाइटल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिंक्स विद बोथ। क्योंकि इसीलिए उसने नहीं डिसाइड, क्योंकि वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक लिंक्स थे पहले से, राइट? सो हाउएवर बाय अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह फेस्ड विद रेगुलर मिलिट्री अटैक। देखिए, इंडिया आजाद हुआ कब? अभी जस्ट आजाद हुआ है 15th of August 1947, राइट? और अगस्त, और जैसे अक्टूबर आया 1947 का, ठीक है ना, सितंबर और अक्टूबर, जस्ट आफ्टर अ मंथ क्या हुआ? महाराजा हरि सिंह जो वहां के रूलर थे, शासक थे, ठीक है ना, महाराजा हरि सिंह वाज फेस्ड विद रेगुलर मिलिट्री अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड बाय सोल्जर्स इन प्लेन क्लोथ्स डेस्परेट्स विद मॉडर्न वेपन्स, राइट? तो जैसे ही अक्टूबर आया, ठीक है, एक दो महीने के बाद इंडिया जैसे आज़ाद हुआ, उसके एक दो महीने के बाद अक्टूबर में ही महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, उनका जो स्टेट था उसके ऊपर रेगुलर मिलिट्री अटैक्स होने लगे पाकिस्तान की साइड से, ठीक है ना, जिसमें जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, जो लोग अटैक में शामिल थे, वो प्लेन क्लोथ्स में थे, मतलब उनकी कोई ऐसी मतलब ड्रेस नहीं थी, आर्मी की ड्रेस नहीं थी। और डेस्परेट्स मतलब जो है बहुत ही, मतलब आप ये बोल सकते कि जैसे मतलब होते क्रिमिनल्स टाइप, ठीक है ना, उससे क्रिमिनल टाइप के थे विद मॉडर्न वेपन, और उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। देयर वॉज मास इन्फिल्ट्रेशन बाय हैवली आर्म्ड ट्राइब्समैन, ठीक है ना, जो जनजातीय लोग थे वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ हुई फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इनटू कश्मीर। जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का इलाका है, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, उस इलाके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों ने मतलब इन्फिल्ट्रेट किया, अंदर आए, घुसपैठ हुआ, ठीक है। एंड द महाराजा फेल्ट दिस कुड नॉट हैपन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने ये सोचा, उनको ये लगा कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, कुड नॉट हैपन, ये ऐसे नहीं हो सकता विदाउट द सपोर्ट, बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की जो सपोर्ट है, बिना उसके सपोर्ट के हमारे स्टेट के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती है, राइट? So, in a desperate letter to India's Governor General Lord Mountbatten on October 26, 1947, तो इन्होंने जल्दीबाजी में, डेस्परेट मतलब जब इन्होंने जरूरत समझी, उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए महाराजा हरि सिंह ने एक लेटर लिखा इंडिया के उस वक्त के गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, अक्टूबर 26, 1947 को लिखा। एंड ही सॉट मतलब किसी से मदद मांगना, एंड ही सॉट मांगना, ठीक है ना, एंड ही सॉट हेल्प फ्रॉम इंडिया, और इन्होंने इंडिया से मदद मांगी। नोटिंग दैट नेचुरली दे कैन नॉट सेंड द हेल्प आस्क्ड फॉर। नोटिंग दैट मतलब क्या है? इस बात को ध्यान में रखते हुए या इस बात का मद्देनजर रखते हुए, नोटिंग दैट, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, नेचुरली दे के नॉट सेंड दी हेल्प आस्क फॉर। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से या मतलब ऐसे जनरली हम इस तरीके से आपको कोई मदद नहीं कर सकते जो मदद आपने हमसे मांगी है, विदाउट हिज स्टेट एक्सीडिंग टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जब तक कि आपका स्टेट भारतीय जो गणराज्य है उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता है। Therefore, इसके उपरांत क्या हुआ? ही अटैच्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द लेटर। तो जो लेटर महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को अगस्त 26, 1947 को हेल्प मांगने के लिए लिखा हुआ था, उसी लेटर का जवाब देते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उस लेटर में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सुनते हो बार बार, ये एक पन्ना था समझ लीजिए जिसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी कि अगर आपको इंडिया से हेल्प चाहिए तो ये हमारी शर्तें हैं, अगर आप इनको मानते हैं तो हम करेंगे, राइट? सो हाउएवर इट वाज नॉट अनकंडीशनल। तो मतलब हालांकि जो भी लेटर लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंड किया, वापस भेजा महाराजा हरि सिंह को, वो अनकंडीशनल नहीं था, मतलब उसमें कुछ शर्तें थी, राइट? सो ही स्पेसिफाइड मैटर्स ऑन विच द डोमिनियन लेजिस्लेचर, तो डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब भारतीय गणराज्य, जो हमारा पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है जो आज का, उसको सब बोलते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर,
तो उन्होंने स्पेसिफाई किया, खास तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है मे मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कानून बना सकता है, बट द रेस्ट ऑफ द पावर्स वर टू बी रिटेन्ड बाय द स्टेट, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो पावर्स है, लेकिन जो बची हुई पावर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर अपने साथ रख सकता है, ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया, ठीक है ना। तो कुछ मतलब बता, अब आगे क्या उन्होंने उसमें उसमें किया, अब उसको यहां पे देखते हैं। दीज सब्जेक्ट्स वर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे उन्होंने कहा कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, मतलब जो जो मतलब एक हिसाब से सुरक्षा वगैरह का मामला है और विदेश का जो मामला है और बातचीत से जो भी संबंधित, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुद्दे होंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे इंडियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। अब वॉज द एक्सेशन टेम्परेरी, अब जो ये सम्मिलित होना था, एक्सेशन मतलब सम्मिलित होना, ठीक है, क्या ये टेम्परेरी था या ये परमानेंट था, क्वेश्चन मार्क जब लिखा हो तो अब मतलब क्या है कि वॉज द एक्सेशन टेम्परेरी, तो क्या ये टेम्परेरी था या ये परमानेंट था, अब देखते हैं क्या था ये, राइट। सो व्हाइल इंडिया वाज देन रूल्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो क्योंकि इंडिया उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 26 नवंबर 1950 को आया, ठीक है ना, अपने उसमें, तो तब तक अभी हमारे यहाँ अपने अपने इंडियन स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो चुका था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्ट हो चुकी थी अपनी, ठीक है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बना था तब तक इंडिया कैसे रूल हो रहा था 1947 के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1939, और जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का संविधान था 1939 से ही उसके पास, राइट। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है पूरे एडिटोरियल में, राइट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो ये है इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब जो वो पन्ना अटैच किया था जिसमें शर्तें लिखी थी ना लॉर्ड माउंटबेटन ने। सो हरि सिंह हैड लेड डाउन अ कंडीशन दैट इट कैन नॉट बी अल्टर्ड अनलेस ही एक्सेप्टेड द चेंज। तो उसमें महाराजा हरि सिंह ने ये बताया, हैड लेड डाउन अ कंडीशन, एक शर्त उन्होंने रखी कि जो है दैट इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, अल्टर मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, अनलेस मतलब जब तक कि ही मतलब क्या हो गया, महाराजा हरि सिंह, जब तक कि महाराजा हरि सिंह जो है उस बदलाव को एक्सेप्ट ना कर लें, ठीक है ना, तब तक कि जो है जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरीके का बदलाव भारत सरकार के द्वारा कानून के रूप में नहीं लाया जा सकता, ऐसा उन्होंने उसमें बोला, ठीक है। क्वाइट सिग्निफिकेंटली ही सेड दैट, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही मतलब अच्छे हिसाब से, प्रभावशाली ढंग से, महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हो रही है, कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट शैल बी डीम्ड टू कमिट इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला महाराजा हरि सिंह ने कि इसमें जो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो आपने दिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम मतलब ऐसा नहीं मानते कि जो है कि हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्यूचर में आप बनाएंगे, राइट, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, और टू फेटर माई डिस्क्रिप्शन टू एंटर इनटू अरेंजमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनी सच फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बताया, और मेरी जो डिस्क्रिशनरी मतलब जो हमारी एक तरफा जो हमारी जो पावर है, ठीक है ना, कि हम जब चाहेंगे तभी आपका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके हिसाब से हमारी मर्जी होगी तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका रहेगा। हमारे में जो ये सिर्फ तीनों मुद्दे आपने बताए हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इसको छोड़ करके बाकी किसी भी तरीके के कानून को मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे, ऐसा महाराजा हरि सिंह ने बोला, राइट। सो व्हेन आर्टिकल 370 वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो जब आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया, रखा गया, care was taken to see that it reflected the clauses and spirit of the instrument of accession। तो इतना ख्याल रखा गया कि जिस भी तरीके के क्लॉजेस मतलब जो भी उसमें लिखा गया और जिस फीलिंग के साथ, जिस भावना के साथ लिखा गया था आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से रिलेटेड था, ठीक है ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके जो क्लॉजेस थे और जो उसकी स्पिरिट थी, जो उसकी भावना थी, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हेंस द की इशू of whether the status could have been abrogated unilaterally is being argued in historical terms and not merely in legal terms। इसीलिए यहाँ पर hence मतलब इसीलिए जो सबसे मेन मुद्दा निकल के आता है कि जो स्टेटस था, स्टेटस मतलब जो यथास्थिति उस वक्त थी, could have been abrogated, क्या उसको हटाया जा सकता था, could have been abrogated, could have been abrogated, तो could have been का मतलब है किया जा सकता था, किया जा सकता था, एब्रोगेट किया जा सकता था, यूनिट क्या एक तरफा उसको हटाया जा सकता था,
आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से, क्या उसको एक तरफा, मतलब यहाँ कहने मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उसको अपनी मर्जी से हटा सकती है, इज बीइंग आर्ग्यूड इन हिस्टोरिकल टर्म्स। उस चीज को आर्ग्यू किया जा रहा है, उसी के बारे में डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या मतलब उसको हटाया हिस्टोरिकल टर्म्स में। और हिस्टोरिकल टर्म्स में भी डिबेट चल रही है, क्योंकि हिस्ट्री तो ये बताती है हमें कि ऐसे ऐसे करके हमने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कराया, एंड नॉट मेनली इन लीगल टर्म्स, और केवल लीगल टर्म्स में ही नहीं चल रही है जबकि हिस्टोरिकल टर्म्स में भी चल रही है, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या है, what are the features of article 370? अब article 370 के क्या important features हैं, right, that we are going to look at, right? So many believe that article 370 is the sole mechanism by which जम्मू एंड कश्मीर कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि आर्टिकल 370 ही एक ऐसा जरिया है, सोल मैकेनिज्म ही ही मतलब इकलौता एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकता है, एंड दैट विदाउट इट द कंडीशंस ऑफ इट्स एक्सेशन विल बी ब्रीच्ड। और बिना आर्टिकल 370 के जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। सो इट फॉल्स अंडर अ हेडिंग टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो बताया जाता है कि इट फॉल्स अंडर अ हेडिंग टेम्परेरी प्रोविजन, मतलब आर्टिकल 370 को एक टेम्परेरी प्रोविजन बताया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से जो संबंधित है, ठीक है। सो इट हैज 3 कोर प्रिंसिपल। अब वो 3 कोर मतलब जो सबसे मेन जो मतलब इसमें है मुद्दे 3, वो कौन कौन से। तो नंबर 1 ए क्या है, ऑन आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट, तो आपको पता है एक यूनियन लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, राइट। सो ऑन द आइटम्स in the union list and concurrent list, the power of parliament to make laws for the state will be limited to those matters that correspond to those specified in the instrument of accession। यहां से तक मतलब है कि जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है ना, जो भारत सरकार जिसके बारे में लॉ बना सकती है जो भी चाहे, ठीक है। और कंकरेंट, तो कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, सेंटर और स्टेट के मिले जुले कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो ये यूनियन लिस्ट है और जो ये कंकरेंट लिस्ट है, इसमें जो पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं, जो भारतीय संसद के पास जो शक्तियां हैं कानून बनाने के लिए, टू मेक लॉज फॉर द स्टेट्स, जो भी मतलब जितने भी प्रदेश हैं, है ना, जो भी आते हैं भारत के अंदर, उसके लिए कानून बनाने की जो शक्ति पार्लियामेंट के पास है विल बी लिमिटेड। वो एक तरीके से संकुचित रहेगी, कम रहेगी, उसका असर उन मैटर्स पे नहीं पड़ेगा जिनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं लिखा गया। तो मतलब केवल और केवल भारतीय पार्लियामेंट, जो भारतीय संसद है, वो आप डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुद्दों पर ही जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड किसी भी तरीके के कानून बना सकती है, राइट। एंड इवन दैट विल बी इन कंसल्टेशन विद, और बनाएगी भी तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके बनाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंसल्टेशन, until and unless the government of India or the Indian legislature, okay, or the Indian parliament is not consulting with the state government, okay, means consultation is also necessary, okay। So what is the second part, on other matters in these lists, ठीक है ना, इन दोनों लिस्ट को छोड़ करके जो अदर मैटर है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट्स ओनली विद द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस। जब स्टेट गवर्नमेंट राजी हो, कंकरेंस हो, उसके साथ बातचीत करे, तभी जो है हमारा पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है, राइट। सो दिस इज वाई अंटिल बिफोर द एब्रोगेशन, मतलब जब तक आर्टिकल 370 को या स्पेशल स्टेटस को हटाया नहीं गया था, जब तक उसका एब्रोगेशन या उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, इंडियन लॉज डिड नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू जम्मू कश्मीर। भारतीय कानून जो है ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से जम्मू कश्मीर अप्लाई नहीं होते थे, राइट। सो आर्टिकल 1, अब ये सी क्या बताता है, जो ये देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें आर्टिकल 370, तो इसका जो तीसरा सबसे अहम मुद्दा है कि आर्टिकल 1 है, वो क्या बताता है, विच डिक्लेयर्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो इंडिया है, जो भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, सभी मतलब जो है मतलब जितने भी राज्य हैं उनका एक समूह है, ठीक है ना। तो एंड आर्टिकल 370 इटसेल्फ वर मेड एप्लीकेबल एज सच टू जम्मू, और आर्टिकल 370 अपने आप ही केवल जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होता है। हाउएवर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी एप्लीकेबल ओनली थ्रू ऑर्डर्स पास बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विद एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, राइट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एप्लीकेबल होगा केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स थे, ठीक है ना, जो कि टाइम टू टाइम और कुछ अपवादों के साथ और कुछ बदलावों के साथ इसमें लगाया जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के संबंध में। सो फाइनली द आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर इट्स ओन डिमाइज। तो अब यह क्या हुआ, अंततः जो आर्टिकल 370 है अपने आप ही उसका अंत हुआ। कैसे हुआ, द प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर इट इनऑपरेटिव, मतलब अब ये इनऑपरेटिव मतलब अब ये ऑपरेशन में नहीं है, अब ये लागू नहीं हो सकता, अब ये काम का नहीं है, खत्म हो गया। तो प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, इफ देयर इज सच अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड कर दे, अपनी तरफ से अपनी इच्छा जाहिर कर दे कि इस चीज को, ठीक है, ये आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस को हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट इसको जो है इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है।
आप देखते हैं क्या, हाउ वाज द स्पेशल स्टेटस रिमूव। अब देखिए जो अगस्त 5 2019 को ये किस तरीके से, हाउ वाज, किस तरीके से स्पेशल स्टेटस वाज रिमूव्ड, स्पेशल स्टेटस को किस तरीके से हटाया गया, राइट। सो ऑन अगस्त 5 2019 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनिशियली इशूड एन ऑर्डर विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। आप देखिए जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति महोदय थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर इशू किया, ठीक है, विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर में थे नहीं उस वक्त, तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ से यहीं से मेन कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। विद कंकरेंस मतलब उनसे बातचीत करके, सब कुछ करके, मतलब साथ साथ उनसे बातचीत करके, सलाह लेके, ऐसे करके, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एज द स्टेट वाज देन अंडर द प्रेसिडेंट, क्योंकि उस वक्त अब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ही एक ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब जो मतलब ये मतलब पुरानी महाराजा जो हरि सिंह थे उस टाइम जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें जो ये सब लिखा गया था कि जब तक कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर की है उससे जब तक आप परमिशन आपको नहीं मिल जाती कि आप हटा सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए जब जिस वक्त ये किया गया ऑन अगस्त 5 2019 जम्मू एंड कश्मीर जो था वो अंडर प्रेसिडेंट रूल था। सो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, तो ऐसा मान लिया गया दैट द स्टेट गवर्नर गेव सच कंकरेंस। तो अब देखिए स्टेट के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो तो एक हिसाब से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके एजेंट होते हैं, ठीक है ना। गवर्नर जो है वो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, इसकी सबकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो चूंकि अब ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर था, तो प्रेसिडेंट रूल के अंडर तो गवर्नर ही सब कुछ है, तो गवर्नर को ही मान लिया गया वहां पर कि ये स्टेट असेंबली है या स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, दी ऑर्डर स्टेटेड, जो ऑर्डर था उसमें बताया गया दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि उनमें समय समय पर बदलाव किया जाएगा, विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा ऑर्डर बताया कि अब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतलब भारतीय संविधान में जो भी बदलाव समय समय पर किए जाएंगे वो अब जम्मू एंड कश्मीर पर पूरी तरीके से लागू होंगे। अब क्या है, इट सुपरसीडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। तो ये जो ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब ने जारी किया था अगस्त 5 2019 को, इसने सुपरसीड कर लिया, उसको पार कर गया, मतलब उसके ऊपर आ गया ये कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर इस ऑर्डर के ऊपर आ गया। एंड द अमेंडमेंट्स मेड इट इन दी सब्सिक्वेंट ईयर, और इसी ऑर्डर में जो ये 1950 को, इसमें जो भी सब्सिक्वेंट ईयर से मतलब आगे आने वाले सालों में 1954 के बाद जो भी अमेंडमेंट किए गए इन सब को सुपरसीड कर गया वो, और जो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर दिया था वो अब से लागू होगा, ठीक है। अब क्या है, हाउ एवर फर्दर मेजर्स वर रिक्वायर्ड, अब कुछ और जो है इसमें कुछ और तरीके के मतलब जो मेजर्स थे वो रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे। तो उसमें क्या था, द प्रेसिडेंट्स अगस्त 5th ऑर्डर मेड क्रूशियल चेंजेस टू डेफिनेशंस इन द आर्टिकल 370। जो प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर था अगस्त 5 को, ठीक है, उसमें जो डेफिनेशन थी आर्टिकल 350 की, उसमें क्रूशियल, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव चेंजेस किए गए। अब वो कौन से थे, फॉर दिस इट एडेड प्रोविजंस टू आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कुछ प्रोविजन जो है आर्टिकल 367 में ऐड किए गए, पहली बात तो, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स हाउ टू इंटरप्रेट सम टर्म्स। तो जो इसमें नए प्रोविजंस आर्टिकल 367 में ऐड किए गए उन्होंने बताया, वो डिस्क्राइब करते थे, विच डिस्क्राइब हाउ टू इंटरप्रेट सम टर्म्स। तो उसके द्वारा हमें ये पता चला कि अब जो कुछ चीजें होंगी उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा। सो द न्यू क्लॉज सेट, तो जो नए क्लॉज इसमें ऐड किए गए आर्टिकल 360 में, उन्होंने बताया या उनमें क्या था, व्हेन एप्लीकेबल टू जम्मू, जब वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, ऑल रेफरेंसेस टू सदर रियासत। तो जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको पहले सदर रियासत बोलते थे, वहां भी पहले अलग से प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनका खुद का अलग सा वो भी फ्लैग भी होता था, राइट। एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस टू द गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उनको जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जो हैं उनसे रेफरेंस ले लिया जाएगा पूरी तरीके से, मतलब अब हमको सदर रियासत या जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या वहां की स्टेट असेंबली से नहीं, ठीक है, अब हमें जो है गवर्नर साहब से हम ले लेंगे, ऐसा करके उसमें बताया कि अब इन चीजों को ऐसे पढ़ा जाएगा, राइट। व्हेन एप्लीकेबल टू जम्मू, जब जम्मू कश्मीर पर अप्लाई किए जाएंगे, ऑल रेफरेंसेस टू द सदर रियासत, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को आप इसको आप समझ चाहिए लिखा जम्मू एंड कश्मीर या सदर रियासत, ठीक है। तो ऑल रेफरेंसेस टू द जम्मू, ऑल रेफरेंसेस टू द सदर रियासत और जम्मू एंड कश्मीर एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है ना, वुड बी कंस्टिट्यूटेड, अब उनको ऐसे मान लिया जाएगा एज रेफरेंसेस टू द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको अब गवर्नर के रूप में मान लिया जाएगा, राइट, कि जैसे गवर्नर है तो गवर्नर को ही मान लेंगे हम स्टेट असेंबली, ठीक है।
सो ऑल रेफरेंसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट शैल मीन द गवर्नर। तो अब जितने अब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का नाम लेंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो उसको मानेंगे कि गवर्नर साहब ही है वहाँ की स्टेट, ठीक है ना। वहीं वहाँ के सर्वे सर्वा अब गवर्नर साहब वो जो अपनी तरफ से हाँ बोलेंगे कि हाँ ठीक है। अब आप इन तीनों मुद्दों के अलावा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के अलावा भी आप हर मुद्दे पर जम्मू एंड कश्मीर में आप जो भी कानून बनाएंगे वो लागू होगा। तो उसको मान लिया जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो या जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली हो, सबने ऑर्डर दे दिया है अपनी तरफ से, ठीक है, मान लिया है। And most importantly, the reference to the Constituent Assembly in a proviso to Article 370 Clause 3 was amended. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 था उसको भी अमेंड किया गया, उसमें भी बदलाव किए गए। अब जब बदलाव किए गए तो अब वो कैसे पढ़ा जाएगा, टू रीड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। अब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के हिसाब से मान लिया जाएगा, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है, अ रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस टू इलिसिट। टू इलिसिट मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू लाइट, मतलब प्रकाश में लाना। क्या है अ रेजोल्यूशन, अब एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ठीक है ना, या एक ऐसा मतलब एक तरीके से रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया टू एलिसिट पार्लियामेंट्स व्यू। तो जो भारतीय संसद है उसका व्यू क्या है, उसको उसको प्रकाश में लाने के लिए क्या किया गया, इंस्टेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली बिकॉज द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल। तो अब सर्वे सर्वा अब अगर जम्मू कश्मीर के मामले में सर्वे सर्वा क्या था, पार्लियामेंट का व्यू था, क्योंकि क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जो असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो प्रेसिडेंट के अंडर में थी, ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में थी। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर से ही सारी चीज़ें हमें, अब मान लिया हमने गवर्नर कोई की जो वो दे देंगे वही समझ लो कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली ने हाँ बोली है, ठीक है। तो अब एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया जो प्रकाश में लाता है पार्लियामेंट के व्यूज, किस चीज़ पे, on the introduction of the new law to reorganize Jammu and Kashmir as two new union territories, Jammu and Kashmir as a territory with an assembly and Ladakh as a territory without assembly। तो एक नया रेजोल्यूशन जो है लागू किया जिससे प्रकाश में ये आया कि अब जो है दो इसमें यूनियन टेरिटरीज बनाई जा रही हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कि लेजिस्लेचर भी होगा, मतलब वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे, और जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनेगी वो विदाउट असेंबली बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसा करके लाया गया दूसरा। अब अनदर रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन पार्लियामेंट टू रिकमेंड दैट आर्टिकल 370 बी डिक्लेयर्ड इनऑपरेटिव। अब दूसरा एक और प्रोविजन लेकर के आया गया पार्लियामेंट में जिसमें रिकमेंडेशन दी गई कि अब से आर्टिकल 370 को जो है इनऑपरेटिव घोषित किया जाता है, मतलब अब वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, अब वो नल एंड वॉइड विधि शून्य हो गया वो, ठीक है। पार्लियामेंट वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारा कार्य करते हुए पार्लियामेंट, मतलब जो जिस तरीके के ये सारे चेंजेस और अमेंडमेंट्स मतलब लाए गए हैं ना, ठीक है, तो ये सारे कार्य को करते हुए जो जो पार्लियामेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम कर रहा था, which itself was treated as the equivalent of the state's constituent assembly, जो कि अपने आप को ही स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बराबर समझ रहा था, ठीक है, इस हिसाब से मान करके चला गया इसमें, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट इशूड अनदर ऑर्डर ऑन अगस्त 6। अब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 6 को एक नया ऑर्डर इशू किया, उसमें डिक्लेयर किया, डिक्लेयरिंग आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव। तो उसमें आर्टिकल 370 को केवल इनऑपरेटिव कर दिया गया, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, एक्सेप्ट मींस होता है को छोड़कर, फॉर अ क्लॉज दैट डिक्लेयर दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 को छोड़ करके बाकी जितने भी क्लॉजेस हैं और उनके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रोविजंस है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होंगे, राइट। अब जो लीगल इशू क्यों चल रहा, अब मतलब लीगल इशू कैसे इसमें आ गया जब इसको हटा दिया, 3-4 साल बीत गए। सो व्हाट आर द लीगल इशूज इन्वॉल्व, ठीक है ना, कौन कौन से लीगल इशूज इसमें शामिल हैं। तो देखते हैं द की क्वेश्चंस सो फार आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर। तो जिन लोगों ने भी पेटिशंस लगाई हैं, याचिकाकर्ता जो हैं, ठीक है ना, उनके की क्वेश्चंस कौन कौन से हैं अभी तक जिन पे वो आर्गुमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है, चैलेंज द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस और एंड डाउनग्रेडिंग द बाइफिकेशन ऑफ द स्टेट। एक तो डाउनग्रेड कर दिया, पहले फुल स्टेट था, अब उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिएगा, और फिर उल्टा उसको ऊपर से एक नहीं दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया, बाइफिकेशन कर दिया गया और स्पेशल स्टेटस को भी हटा दिया गया। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जो याचिकाकर्ता ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बारे में क्या चला, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, whether the status of Jammu and Kashmir had not become permanent after the Constituent Assembly refrained from any decision on Article 370। अब कह रहे हैं कि क्या जो पिटिशनर है वो ये कह रहा है कि क्या यहाँ वेदर मतलब होगा क्या जो स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति थी वो क्या परमानेंट नहीं बन जाती है, क्या वो परमानेंट नहीं बन जाती, मतलब क्या वो वैसे ही वैसे आर्टिकल 370 वैसे के वैसे नहीं चलता रहता, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को अलग कर लिया था फ्रॉम एनी डिसीजन ऑन आर्टिकल 3 की, मतलब आर्टिकल 370 पे कोई डिसीजन नहीं लेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो क्या इसको परमानेंट नहीं हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिक, राइट। ये मतलब इनका पहला आर्गुमेंट है। फिर दूसरा क्या है, वेदर। अब वेदर फिर मतलब यहाँ पे क्या, द लेटर, तो यहाँ पे लेटर मतलब क्या है, आर्टिकल 370 को लेटर बताया जाए, ठीक है ना। whether the letter effectively prevents the union government from unilaterally altering the state's relationship with India। क्या बताया कि क्या जो ये आर्टिकल 370 है
वो मतलब जो है प्रभावशाली तरीके से प्रिवेंट मतलब रोकता है। क्या वो प्रभावशाली तरीके से यूनियन गवर्नमेंट को नहीं रोकता है कि अपने मर्जी से यूनिलैटरली अकेले ही अल्टर मतलब क्या कर दे, बदलाव कर दें स्टेट्स रिलेशनशिप की। जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ, कि उसमें वो कि मतलब पार्लियामेंट एकदम अकेले बदलाव कर सकता है, ऐसा है, राइट। फिर क्या है, एंड फिर क्या है, वेदर व्हाट वाज कंसीडर्ड अ टेम्पररी प्रोविजन प्रायर टू द वर्क ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या जो भी चीज़ को ये पहले इसको टेम्परेरी प्रोविजन माना जाता था, ठीक है ना, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले, राइट, हैड नॉट बिकम द परमानेंट सब्सिक्वेंटली, तो उससे क्या इसको पहले माना जाता था, इज इट लाइक दैट, ऐसे करके पूछ रहे हैं वो। द बेंच हैज रेज्ड क्वेश्चन वेदर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड रेंडर आर्टिकल 370 बियॉन्ड एप्लीकेशन और अमेंडमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो सुन रही है इस इशू को, उसका कहना है कि उसने मतलब ये मतलब जो मुद्दे उठाए हैं इसके पेटिशन के सामने, कि क्या वेदर मतलब क्या क्या जो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका वो जो खत्म हो गई, जब मतलब जो वो डिसोल्यूट हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि क्या अब आर्टिकल 370 को कोई मतलब बियॉन्ड मतलब क्या उसको हटाया नहीं जा सकता, उसकी सीमा या अमेंडमेंट की सीमा से बाहर हो गई है वो, एज इफ इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 कोई मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसा कोर्ट बोला। एंड वेदर द स्टेट्स एक्सेशन हैड नॉट बिकम कंप्लीट आफ्टर द टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया हैड बीन फाइनलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। तो मतलब जब इंडिया के साथ क्या उसका अभी रिलेशनशिप कोई कंप्लीट तो मर्ज तो हुआ नहीं था। एंड वाई पार्लियामेंट कुड नॉट अल्टर, पार्लियामेंट क्यों नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट वाई पार्लियामेंट कुड नॉट अल्टर, क्यों नहीं बदल सकता इट्स स्टेटस इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स सोवरेन पावर। जो पार्लियामेंट को सोवरेन पावर्स मिली हैं थ्रू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को जो सोवरेन पावर दी गई, संप्रभु शक्तियां जो मतलब दी गई हैं, क्या उसके जरिए पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को नहीं बदल सकता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे करके आर्गुमेंट्स आर बीइंग रनिंग, ओके, आर बीइंग रन इन दी सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू शुड रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू स्पीक अबाउट इट, राइट, एंड स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर। दिस विल हेल्प यू टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, राइट। See you in the next video.